हम करते हैं चिंता सबसे पहले आपकी, आपके स्वास्थ्य की। कोरोना ने खड़ी की है एक चुनौती सारे विश्व के सामने, भारत के सामने। हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के कारण जिनकी रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को तथा वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का खतरा अत्यधिक पाया गया है। इसीलिए माधवबाग के हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में अपने रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। रोगी द्वारा हॉस्पिटल में आने के संबंध में सभी आवश्यक कागजात भेजे जाने पर माधवबाग हॉस्पिटल द्वारा उसे ट्रैवलिंग पास भेजे जाएंगे, जिससे वे बिना किसी अड़चन के हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। उनके हॉस्पिटल पहुंचने पर उनकी आवश्यक जांच की जाएगी और फिर उन्हें उपचारों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माधवबाग हॉस्पिटल का हर एक कर्मचारी कोरोना के प्रादुर्भाव से स्वयं को मुक्त रखने हेतु हर प्रकार की सावधानी बरतता है। स्वयं के तथा आने वाले सभी रोगियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी बातों का ख्याल रखता है। रिसेप्शन, जांच, पंचकर्म, खान-पान, ऐसे सभी विभागों का निर्जंतुकीकरण समय समय पर किया जाता है। हमारे सभी कर्मचारियों को निजी रोग सुरक्षा एवं प्रतिबंध के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मास्क, ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड आदि साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य है। आए हुए सभी रोगी तथा उनके साथ आए व्यक्ति को सामाजिक अंतर तथा मास्क लगाने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जांच कक्ष, भोजन कक्ष जैसे स्थानों पर भीड़ न होने की खबरदारी ली जाती है। पंचकर्म के कारण स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगियों की भी रोग प्रतिबंधक शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसा कई अनुसंधानों में पाया गया है। माधवबाग के उपचारों में पंचकर्म एक प्रमुख भाग होने के कारण ये उपचार सभी के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं। रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ाने के लिए गुणकारी आयुर्वेदिक दवाइयां और लो कैलोरी एवं लो कार्ब डाइट किट भी लाभदायक होते हैं। कोरोना संक्रमण के संकट में भी माधवबाग हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी अपनी तथा अपने परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा का विचार न करते हुए आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप भी कोरोना का डर भुलाकर हृदय रोग, मधुमेह के साथ युद्ध करने के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाएं। माधवबाग हॉस्पिटल आपके साथ है। नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज का हमारा विषय है हृदय रोग और मधुमेह के डर से मुक्ति, और इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया माधवबाग के डॉक्टर सादिक खान, जो कि पिछले 7 वर्षों से माधवबाग में कार्यरत है और आप जोनल मेडिकल हेड फॉर गुजरात, पुणे एंड विदर्भ रीजन का काम भी संभाल रहे हैं। दर्शकों, आपको तो पता है कि हृदय रोग बंद, हृदय बंद तो सब कुछ बंद, जीवन पर पूर्ण विराम। किंतु क्या हम इस हृदय रोग की गंभीरता से समस्या को देखते हैं? मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा, रक्त में बढ़ी हुई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ये सब रिस्क फैक्टर्स हमें अंततः हृदय रोग की ओर ही ले जाते हैं। आज विश्व के सबसे अधिक मधुमेही भारत में है। WHO की भविष्यवाणी के अनुसार कुछ ही समय में विश्व के सबसे अधिक हृदय रोगी ही भारत में पाए जाएंगे। आज हर तरफ घर घर में इन बीमारियों की प्रत्यक्ष या पूर्वावस्था में जी रहे रोगी भी है। कोरोना के कारण मृत्यु होने वाले लोगों में हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जिन्हें है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है। किंतु यद्यपि परिस्थिति गंभीर है, फिर भी आयुर्वेद की विरासत से प्राप्त माधवबाग यह एक आशा का किरण हम सभी को उत्साहित करने वाला है। माधवबाग, इंडिया का लीडिंग हार्ट केयर नॉन सर्जिकल मल्टीडिसिप्लिनरी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, जिसने जानलेवा हार्ट डिजीज को बड़ी सफलता से मात दी है। यहाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस,
एंशिएंट आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स और रिसर्च बेस्ड एडवांस्ड आयुर्वेदा के ग्रेट कॉम्बिनेशन से हार्ट डिजीजेस को सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता है। माधवबाग की बुनियाद रखी थी सुप्रसिद्ध वैद्य माधव साने ने। पिता के समृद्ध ज्ञान और अनुभव की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया पुत्र डॉक्टर रोहित माधव साने ने। मॉडर्न मेडिकल साइंस में एमबीबीएस और फेलोशिप इन कार्डियक रिहैब की उपाधि लेने के बाद डॉक्टर रोहित साने ने एडवांस्ड आयुर्वेद पर रिसर्च करके डिजाइन किया कॉपीराइटेड हार्ट केयर ट्रीटमेंट और स्थापित किया देश का पहला आयुर्वेदिक कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर माधवबाग, जहां इन्होंने एंशिएंट हीलिंग मेथड्स के साथ कंटेम्परेरी एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोचेस के कॉम्बिनेशन से कार्डियक केयर को दिया एक नया विजन। माधवबाग के रिसर्चेस को वर्ल्ड्स बेस्ट मेडिकल जर्नल लैंसेट, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी एंड इंडियन हार्ट जर्नल से भी स्वीकृति प्राप्त है। देश के कई शहरों और गांवों में स्थित है 200 से भी ज्यादा माधवबाग क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, जहां डॉक्टर रोहित साने की गाइडेंस में स्किल्ड टीम ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा लाखों लोगों को कार्डियक केयर की सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। माधवबाग में हार्ट केयर एंड रिहेबिलिटेशन एक अभियान है जिसके तहत बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ हमेशा हेल्दी रहने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। माधवबाग अभी तक 10 लाख से भी अधिक हार्ट पेशेंट्स को सफल इलाज उपलब्ध करवाकर हेल्दी हार्ट के अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है। हमारा मिशन है भारत को हृदय रोग मुक्त बनाना। आप भी इस अभियान से जुड़ करके खुद के हार्ट को रखिए हमेशा हेल्दी। माधवबाग, जहां होता है दिल से दिल का इलाज। गत 14 से अधिक वर्षों से रोगी हित के लिए सब कुछ, इस उद्देश्य से प्रेरित होकर माधवबाग काम कर रही है। अत्याधुनिक वैद्यकीय जांचें, अद्यतन तंत्र ज्ञान और विश्व स्तर पर स्वीकृत अनुसंधान और आयुर्वेद के ज्ञान का उपयोग करते हुए प्रेम एवं अपनेपन के बल पर रोगियों को उनके रोग से लड़ने के लिए माधवबाग सुसज्जित है। माधवबाग के डॉक्टर एवं कर्मचारी ये बखूबी अंजाम दे रहे हैं। माधवबाग के डॉक्टर सादिक खान, इनसे आइए मिलते हैं और कुछ प्रश्न पूछते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सर, डॉक्टर साहब, ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अक्सर होता है कि लोग बोलते हैं हार्ट अटैक या हार्ट या बीमारियाँ या फिर बाद में डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ, इनको लेकर कई सारे किस्म के उपचार पद्धति है, लेकिन आप आयुर्वेदिक चिकित्सा से इनके इस बीमारी को दूर करते, तो आप इतने कॉन्फिडेंटली विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि आयुर्वेदिक एक असरदार ट्रीटमेंट है, खासकर हार्ट पेशेंट्स के लिए या डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए? तो माधवबाग क्लिनिक्स में आप इन पर किस किस्म का उपचार करते हो? राइट सर। सर, आपके इस प्रश्न का मैं उत्तर 2 भाग में देना चाहूंगा। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हृदय रोग ये क्या होता है और कैसे होता है। जी, हमारे शरीर के हर अवयव को बराबर काम करने के लिए नियमित रक्त प्रवाह की जरूरत होती है। जी। इस रक्त प्रवाह से ही उन्हें ऊर्जा और पोषक तत्व मिलते हैं। इसी तरह हमारे हृदय को भी नियमित कार्य करने के लिए ये रक्त प्रवाह बराबर मिलते रहना जरूरी है। इसी के साथ साथ जब हृदय का कार्यभार बढ़ जाता है, उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है, तब ये रक्त प्रवाह की जरूरत भी बढ़ती है। अब अगर किसी कारणवश ये रक्त प्रवाह जो जरूरी मात्रा में हृदय को न मिले तो उससे हृदय को तकलीफ पड़ती है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता और इसे ही हम हृदय रोग कहते हैं। जी। अब यहाँ मेरा मुद्दा ये है कि हमें ये समझना जरूरी है कि हृदय रोग के पीछे जी हमारी खराब जीवन शैली, हमारे गलत आहार, गलत विहार, इनका परिणाम है। जी। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापे जैसे रोग जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, ये या हमारे गलत आहार विहार, हमारा आज के तान तनाव के जीवन में बढ़ता हुआ स्ट्रेस लेवल्स, ये हमारे हृदय को रक्त प्रवाह देने वाली जो नलिकाएं हैं, जिन्हें कोरोनरीज भी कहा जाता है, इनको निरंतर इनके ऊपर आघात करते रहती है, जिससे ये डैमेज हो जाती है।
और ये डैमेज का ही सहारा लेकर ब्लॉकेजेस निर्माण होते हैं। ये ब्लॉकेजेस के साथ साथ ये जो डैमेज है इन रक्त वाहिनियों को, इन कोरोनरीज को, जो प्राकृतिक रूप से इलास्टिक होनी चाहिए, वो इलास्टिक न रहते हुए वो कठिन हो जाती है। और इन सब कारणों के वजह से, इस सब वजह से ये नलिकाएं हृदय को जरूरी मात्रा में रक्त, पर्याप्त मात्रा में रक्त प्रवाह नहीं दे पाती और इससे हृदय रोग का जन्म होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी खराब जीवन शैली और आहार पद्धति ये सबसे मेन, सबसे मुख्य कारण है हृदय रोग का, और हृदय रोग के कारण होने वाले अन्य बीमारी जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, इन सब का कारण है। ये पहला मुद्दा। दूसरी चीज, अगर हम आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में बात करें तो आयुर्वेद ये सिर्फ एक चिकित्सा शास्त्र नहीं, ये जीवन शास्त्र है। और उसमें किसी भी रोग के इलाज के बारे में कहा गया है कि सबसे पहले हमें उस रोग का कारण निकाल देना है और जीवन शैली में, अपने आहार विहार में बदलाव लाना है। और यही मुद्दा, यही प्रिंसिपल आयुर्वेद का हमारे माधवबाग के प्रणेता डॉक्टर रोहित साले सर ने किया और इसी चीज को लेकर के माधवबाग का निर्माण किया। और 16 वर्ष से माधवबाग इसी प्रिंसिपल पर हृदय रोगी, मधुमेही, ब्लड प्रेशर के मरीजों को ठीक करते आ रहे हैं जी। अब रही बात कि हम क्या चिकित्सा करते हैं और उसका क्या रिजल्ट्स जो मिलता है, जिसके बेसिस पर मैं, जिसके आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि नहीं, ये बहुत अच्छी तरीका है इन रोगों से लड़ने का। तो हम आयुर्वेदिक, जिस तरीके से मैंने कहा, जीवन शैली में बदलाव, आहार नियमावली के अलावा रोहित साले सर जी ने हमें एक पंचसूत्री दी हुई है। इस पंचसूत्री के मदद से हम रोगी के रोग को पूरी तरह से मिटा देते हैं जी। इस पंचसूत्री के बारे में मैं आपको छोटी सी थोड़ी देर में एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। इसमें जो सबसे पहला सूत्र है वो है अत्याधुनिक जांच या मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन। किसी भी रोग की बराबर जानकारी सबसे पहली कड़ी होती है उस रोगों को ठीक करने के लिए, और इसके लिए जो जांचें करने की जरूरत है, इसकी सबसे अत्याधुनिक प्रणाली हमारी हर क्लिनिक में मौजूद है। चाहे इसमें स्ट्रेस टेस्ट, टीएमटी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, ABPM नामक अनेक ऐसी जांचें जो रोगी को उसके रोग की सही जानकारी देती है, और ये सारी जांचें हमारी क्लिनिक्स में अवेलेबल है। ये पहली कड़ी है, इससे हमें पता चलता है कि रोग का क्या स्तर है। दूसरी चीज, इसी से हमें ये भी पता चलता है कि आगे चलकर रोगी का रोग सच में ठीक हो रहा है कि नहीं। उसे ये जान पड़ती है कि उसका रोग किस तरीके से अब ठीक होता जाए। दूसरा जो सूत्र इसमें आता है, उसमें हमने डाइट या आहार नियमावली को इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पर माधवबाग में रोगी के रोग और उसकी प्रकृति के अनुसार एक्सपर्ट्स द्वारा और रिसर्च पर आधारित ऐसा डाइट उन्हें हम देते हैं, और इस डाइट के सेवन से, क्योंकि ये रोग का निर्माण भी आहार से विहार से हुआ था, वो कारण भी हट जाता है, प्लस शरीर को हील होने के लिए, उस रोग से बाहर निकलने के लिए मदद होने वाले तत्व प्रदान किए जाते हैं जी। तीसरा जो सूत्र है वो है पंचकर्म पद्धति, जिसे हम माधवबाग में संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण थेरेपीज भी कहते हैं। तो पंचकर्म या आयुर्वेद में 5000 साल से मौजूद है और बहुत ही कार्यरत है, बहुत ही कामगर है बहुत सारे रोगों से लड़ने के लिए। माधवबाग में रिसर्च पर आधारित पंचकर्म थेरेपीज की जाती है, जो रोग के कारण होने वाले टॉक्सिन्स और रोग के कारण होने वाले तत्वों को शरीर से बाहर निकाल देता है, और साथ ही साथ रोग के कारण अगर हमारे शरीर के जो अवयवों को नुकसान पहुंचाया है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हमारे हृदय को, हमारी आंखों को, किडनी को नुकसान करते हैं, तो ऐसा कोई नुकसान जो अगर हुआ है तो वो भी पंचकर्म पद्धति से निकल जाता है जी। चौथा जो कड़ी है वो है ड्रग टेपरिंग। आज ये सारे रोगियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो दवाई खा करके चल रहे हैं, सालों साल जीवन भर वो दवाई खाते रहते हैं जी। तो जैसे जैसे हम ऊपर की कही हुई आहार नियमावली और पंचकर्म पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम उनकी जांचें करते हैं तो पता चलता है कि उनके रोग का स्तर
दिन ब दिन घटता चला जाता है और एक दिन उनकी दवाइयों की जरूरत अपने आप कम होने लगती है। और इस तरीके से इस वक्त पर माधव बाग के डॉक्टर उन्हें गाइड करके दवा मुक्त जीवन की तरफ लेकर जाते हैं। आखिरी जो कड़ी है, आखिरी जो सूत्र है वो है एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम या मेडिटेशन का। इसी के साथ साथ हम रोगी को निरंतर एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो उसमें हम गाइड करते हैं, जिससे न केवल वो अभी अपने रोगों को जीवन भर निरोगी रहने के लिए वो सक्षम हो जाते हैं जी। तो ये पंचसूत्री का इस्तेमाल करके ही माधव बाग में हम रोगी को ठीक करते हैं। पिछले 14 सालों में ऐसे कई लाख पेशेंट को हमने इन पंचसूत्री का इस्तेमाल कर हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, मोटापे, थायराइड जैसी बीमारियों से मुक्त कराया है। साथ ही इनके जो इलाज हमने किया है उसके आंकड़ों के बेसिस पर कई रिसर्च पेपर हमने इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी जर्नल्स में पब्लिश भी किए, जिसके द्वारा माधव बाग की चिकित्सा प्रणाली और उसका हृदय रोग जैसी बीमारियों में होने वाले फायदे को विश्व भर के एक्सपर्ट्स ने मान्यता दी हुई है। ये हमारे रुग्णानुभव और रिसर्च पेपर्स के भरोसे ही हम गर्व से और कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से हृदय रोग का पूर्ण रूप से इलाज हो सकता है। इससे रोगी रोग मुक्त पूरी तरह से हो सकता है। माधव बाग का सफर चालू हुआ 14 वर्ष पहले। 14 वर्षों में 10 लाख से अधिक रोगी इस रोग मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। आइए उन्हीं में से एक व्यक्ति का अनुभव उसी की जुबानी सुनते हैं। पहले मेरा नाम नंद किशोर है, मेरी उम्र 40 ईयर्स है और मैं खेती करता हूँ और जबलपुर में रहता हूँ। मुझे दिसंबर में पता चला मेरे सर में एकदम से दर्द, हाथ पैरों में दर्द और चक्कर आना चालू हुआ। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बताया कि शुगर बढ़ी हुई है। मुझे डर लगा बहुत कि शुगर, मैं इतना काम करता हूँ फिर भी शुगर हो गया मुझे, कैसे हो गया। 15 दिन तो नींद ही नहीं आई। फिर डॉक्टर ने दवा दी मुझे और ये कहा कि मतलब मुझे ज़िंदगी भर दवा खानी है शुगर की। तो मैंने ठीक है दवा ली। फिर उसके बाद मैं दवा खाता रहा, करीब 10-15 दिन दवा खाई और शुगर बार बार बढ़ रही थी, घट रही थी। तो उससे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि शायद ये अब ज़िंदगी भर चलेगा। आयुर्वेद में मैं चेक कर रहा था कि शायद कोई दवा निकली हो जिससे कि शुगर ख़त्म हो जाती हो, बीमारी ख़त्म हो जाती हो जड़ से। तो मैं गूगल में जब सर्च कर रहा था तो बार बार माधव बाग का नाम आ रहा था। तो मैंने फिर माधव बाग के बारे में मैंने सर्च किया तो मुझे पता लगा कि मतलब यहाँ शुगर का इलाज होता है। तो मैंने फिर आके यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेके मैंने मुलाकात की इनसे। मुलाकात की तो फिर इन्होंने बताया नहीं, शुगर ठीक हो सकती है, तो आपको मतलब जैसा हम बताएंगे वैसा फॉलो करना पड़ेगा, तो उससे आपकी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी 1 साल में। पहले तो मैं सुबह उठता था, खेती में काम करता था अपने। जब मैडम ने बताया मुझे कि मतलब आपको एक्सरसाइज भी करनी है, चलना भी है, मैडम की बातों को जब मैंने फॉलो किया तो मुझे समझ में आया कि शुगर बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है बीमारी ये। मैंने डाइट के बारे में मैडम से सलाह ली। मैडम ने मुझे बताया कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो जब मैंने उस डाइट किट को चालू किया तो 50% शुगर तो उसी समय ख़त्म हो चुकी थी और धीरे धीरे जीटीटी टेस्ट नेगेटिव आ गया। मेरा नाम डॉक्टर अरुणिमा यादव है। मैं माधव बाग क्लिनिक विजयनगर जबलपुर की एफओ और क्लिनिक हेड दोनों ही हूँ। मिस्टर नंद किशोर बावरिया हमारे पास दिसंबर के माह में आए थे। तब उनको नई डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी। उस समय हमने उन्हें दवाइयाँ और कुछ खाने पीने की चीज़ें बताई थी, वो उन्होंने स्टार्ट किया। फरवरी के माह से वो हमारे साथ पूरे तरीके से जुड़ गए। हमने उनको डाइट बॉक्स दिया, थेरेपी स्टार्ट की। उनके पास मॉनेटरी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट उन्होंने एनी हाउ मैनेज करके हमारे ऊपर पूरी फेथ रखकर हमारा सपोर्ट किया। एक बात को उन्होंने शब्दशः फॉलो किया, चाहे वो डाइट की हो या एक्सरसाइज का। इसका रिजल्ट ये निकला कि अगले 1 माह में हम उनको जीटीटी नेगेटिव दे पाए। अब वो डायबिटीज़ फ्री हैं, अब सारी दवाइयाँ उनकी बंद हो चुकी हैं और वो बहुत ही अच्छे से अपना जीवन जी पा रहे हैं, अपना बहुत मेहनती काम कर पा रहे हैं। पहले मेरा वज़न 59 kg था,
अब वो 51 kg पे हो गया। शुगर मेरा 200 था, वो 105 पे आ गया। और HB1C पहले टेस्ट मेरा 10.5 था, अब वो 5.5 हो गया। सभी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने ही मुझे भरोसा दिलाया है कि आपकी शुगर जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उन लोगों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जब शुगर नेगेटिव आ गई है और मुझे कोई बीमारी नहीं है शुगर की, तो मेरा डर भी चला गया है और मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। अच्छा, पहले की अपेक्षा ज़्यादा काम करता हूँ और डर से बिल्कुल मुक्त हो चुका हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि माधवबाग पिछले 14 सालों से पेशेंट्स के हित में कार्य करते आ रहा है और कई सारे लाखों लोग इससे लाभान्वित भी हुए हैं। लेकिन कुछ एक दर्शकों के लेटर्स आए हमारे पास, जो कुछ उनके डाउट्स है और मैं चाहूँगा कि आप उनके डाउट्स को क्लियर कीजिए। मैं एक एक करके सवाल पढ़ता हूँ और आपको उसका सही जानकारी देना है इनको। कामठी से एक दर्शक, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता हूँ अभी फ़िलहाल इस कार्यक्रम में, लेकिन उन कामठी के दर्शक है और इनका कहना है कि मैं एक कोऑपरेटिव बैंक में अधिकारी हूँ, मुझे व्यायाम करने में रुचि है और मैं नियमित रूप से जिम में जाता हूँ। मुझे कोई व्यसन भी नहीं है। काम के दबाव के कारण मुझे कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ होती है। कुछ ही दिनों पहले एक बार मुझे ऑफिस में चक्कर भी आया था, परंतु कुछ दिनों में मुझे छाती में दर्द भी होने लगा और इसीलिए मैं डॉक्टर से मिला। उन्होंने मेरा ECG निकाला और उससे पता चला कि मुझे हृदय रोग है। मेरे समझ के बाहर है कि मैं एक फिट व्यक्ति हूँ, फिर ये समस्या उत्पन्न कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि छाती में दुखना, सांस फूलना, काम करने के बाद, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद घबराहट होना, पसीना आना, चक्कर आना, ये लक्षण हृदय रोग के हो सकते हैं और ऐसे लक्षणों के दिखने के बाद डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, जो कि आपने वक्त पे ली, बहुत अच्छा किया, ये सराहनीय बात है। दूसरी चीज, आप निरंतर व्यायाम करके अपने आप को फिट रख रहे हैं, ये भी बहुत सराहनीय बात है। परंतु देखिए, जिस तरह से आपकी जॉब जो है उसमें शायद आपको कई घंटों तक बैठे रहना पड़ता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, बहुत ही कॉमन कारण है हृदय रोग निर्माण होने का। इसी के साथ साथ टेंशन, बहुत सही कड़ी आपने एक यहाँ पर आपने बताई है। देखिए, आपको भी पता है कि वो टेंशन और उससे जो बढ़ने वाला ब्लड प्रेशर था, शायद वही आपके हृदय रोग निर्माण करने का सबसे बड़ा कारण है। आज कम उम्र में भी, पहले ये वृद्धावस्था में देखी जाने वाली बीमारियां होती थी, आज कम उम्र के लोगों में भी आज के तान तनाव के जीवन और बढ़ते हुए स्ट्रेस के चलते हृदय रोग की संख्या बहुत बढ़ रही है। जी, ये समझना जरूरी है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तान तनाव में होते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे स्राव निर्माण होते हैं, कुछ ऐसे सिक्रीशंस आते हैं जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपके हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिस तरह से आपने नोट किया था। और ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, ये जो तान तनाव है, ये आपके हृदय को, जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि हृदय को रक्त प्रवाह देने वाली जो नलिकाएं हैं, उनके ऊपर ये निरंतर आघात करती रहती है और इसी आघात का फायदा उठा करके ये स्ट्रेस, उससे बढ़ने वाला ब्लड प्रेशर, ये आगे चल करके एक फिट और एक्टिव व्यक्ति के अंदर भी हृदय रोग जन्म दे सकता है। रही बात कि एक मैं आपको आगे के लिए भी सलाह देना चाहूंगा, आपने जिस तरीके से ECG का करवा करके आपके हृदय रोग का निदान किया है, मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल ECG ये एक पर्याप्त मापदंड नहीं है हृदय रोग का। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप स्ट्रेस टेस्ट या TMT नामक एक टेस्ट जरूर करवाइए। इससे आपको आपके हृदय की बराबर कार्य क्षमता और हृदय रोग की स्थिति का एग्जैक्ट अंदाजा आपको लगेगा जी। और फिर एक बार आपको वो अंदाजा लग जाता है तो डॉक्टर की सलाह के साथ जीवन शैली और आहार नियम में बदलाव लाकर स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए जो मेजर्स हम बताएंगे, इनका फायदा उठा करके आप इस रोग से बिना किसी दवाई, बिना किसी शस्त्र चिकित्सा के मुक्त हो सकते हैं। ये भरोसा मैं दे करके आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रेस टेस्ट करवाइए
और फिर आगे चल करके एक रोग मुक्त जीवन की तरफ बढ़ जाएगी, जी सकते हैं। इसके लिए मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। जी, बहुत सुंदर जवाब दिया। और मेरे ख्याल से कामटी के जो दर्शक है जिन्होंने प्रश्न भेजा है वो ज़रूर इससे समाधान होगा उनका। मेरे पास एक और सवाल आया है और वो सवाल है, मुझे एवं मेरे पति को, ये जो पेशेंट है ये नागपुर की है और उनका कहना है कि मुझे एवं मेरे पति को मधुमेह की समस्या है, यानी डायबिटीज़ की समस्या है। इस कारण मैं एलोपैथी की दवाइयाँ लेती हूँ और मेरे पति इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। हमारी ब्लड शुगर सामान्य स्तर पर रहती है, फिर भी मन में एक चिंता रहती है। इस कारण इस समय मेरा वज़न बढ़ रहा है तो मेरे पति का वज़न कम हो रहा है। क्या इसका मधुमेह से कोई संबंध है कि एक ही बीमारी से हम दोनों के वज़न के विपरीत परिणाम कैसे दिखाई दे रहे हैं? आपकी दुविधा समझने लायक है जी, पर हमें एक बात समझनी जरूरी है कि डायबिटीज के दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर में रक्त शर्करा को नियमित करने के लिए निर्माण होने वाली जो इंसुलिन नामक सिक्रीशन या स्राव है, इसकी कमी होती है। इसकी कमी होने की वजह से रक्त शर्करा अनियमित रूप से बढ़ने लगती है और उसे टाइप 1 डायबिटीज, उस मरीज को टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है और उसे फिर बाहर से इंजेक्शन के रूप में कृत्रिम इंसुलिन लेनी पड़ती है। परंतु भारत में जितने डायबिटीज के मरीज हैं, इसमें 95% से ज्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम है वो है टाइप 2। अब टाइप 2 डायबिटीज के बारे में समझने लायक बात यह है कि इसमें इंसुलिन का निर्माण तो बराबर हो रहा होता है, केवल इंसुलिन को जहां जाकर काम करना है वो बराबर से नहीं कर पाता। जी, ये क्यों नहीं कर पाता? देखिए, क्योंकि इंसुलिन का काम ये है कि रक्त में बढ़ी हुई शर्करा, हमारे खाने के बाद में रक्त में आई हुई शर्करा को अपनी हमारी मांसपेशियों में ले जाना, जहां वो ऊर्जा देने का काम करेंगे और इस्तेमाल हो जाएंगे। पर इंसुलिन के ये जो मांसपेशियों में रक्त शर्करा को ले जाने का जो मार्ग है, ये बढ़ती हुई चर्बी के कारण, फैट के कारण बंद हो जाता है और इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती, रक्त शर्करा बढ़ने लगती है। इस स्थिति को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होने वाली बीमारी है टाइप 2 डायबिटीज। जी, ये डायबिटीज के बारे में समझने के बाद में अब मैं एक बात बताता हूं। देखिए कि अभी आपकी अगर मैं कंडीशन लेता हूं तो इंसुलिन तो बराबर निर्माण हो रही है, पर आगे का जो रास्ता है, आपको जो डायबिटीज है, ये प्रश्न जिन्होंने पूछा है वो टाइप 2 डायबिटीज है, आगे का रास्ता बंद है, पर वो जो दवाइयां ले रहे हैं वो सिर्फ ज्यादा इंसुलिन निर्माण करके इस शर्करा को अंदर ढकेलने की कोशिश करते हैं, पर वो मार्ग वहां पे बंद होने के कारण इंसुलिन का ही एक दूसरा बहुत जरूरी काम भी है कि हम जो आहार सेवन करते हैं उसमें जो अत्यधिक कैलोरीज होती हैं, इसको चर्बी के रूप में आपके शरीर में जमा करने का काम भी वही करती है। जी, तो जब ये काम आपके मांसपेशियों में रक्त शर्करा को नहीं ले जा पाती तो वो उसे चर्बी के रूप में आपके शरीर में अलग अलग जगह पर जमा करने लगती है, लिवर में और आपके पेट के इर्द गिर्द, जिससे निरंतर आपका वजन बढ़ने लगता है। शायद इसीलिए आपका वजन भी बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, आपकी शुगर 400 थी, आपने दवाई खाई और 150 हो गई, बची हुई 250 शुगर गई कहाँ? जादू का खेल नहीं है, वो गायब नहीं हुई, वो आपके शरीर में ही अतिरिक्त चर्बी के रूप में बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं ये बात भी थोड़ा सा कटाक्ष में है कि यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखिए, रोग का कारण था बढ़ी हुई चर्बी जो कि रास्ता रोक रही थी, और जो हम उसका इलाज कर रहे हैं उससे चर्बी और बढ़ रही है, तो रोग इसीलिए ठीक भी नहीं होता। अब रही बात आपके पति की, जिनका वजन कम हो रहा है, हाँ कम हो रहा है, तो उनको समझना हमें जरूरी है। देखिए कि वहां पर अब उनके शरीर में इंसुलिन का निर्माण ही कम हो रहा है, इंसुलिन का निर्माण ही कम हो रहा है। और जिस तरह से मैंने बताया कि इंसुलिन का एक कार्य है कि आपके खाए हुए अतिरिक्त कैलोरीज या तो उसे मांसपेशी में ले जाए या तो उसे चर्बी में रूपांतरित करके आपके शरीर में जमा करे। इसी के साथ साथ इंसुलिन हमारी अलग अलग ऑर्गन्स
को जरूरत के हिसाब से ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। अब ये ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, चर्बी जमा नहीं हो रही है, और ऊर्जा न मिलने के कारण मांसपेशियां अपना कार्य करने के लिए हमारे शरीर में जो जमा फैट और प्रोटीन है उनका ही इस्तेमाल करने लगती है, जिसके कारण वजन कम हो जाता है। ये मधुमेह की बढ़ी हुई स्थिति, एक एडवांस स्टेज के लक्षण है, और इसीलिए शायद उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। जी, यहाँ मेरे एक सलाह मैं आगे देना चाहूंगा। आप अगर समझेंगे कि ये रोग भले ही दोनों अलग अलग हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर खून में जो शर्करा है और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यही सबसे मेन प्रॉब्लम है, और इसका इलाज भी आपकी जीवन शैली का बदलाव और आहार में बदलाव, ये सबसे पहले है जी। तो मेरी वही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी देखिए, बहुत सारे ऐसे भी रिसर्च हुए हैं जिनमें ये हमें पता चला है कि दवाइयों का डोज बढ़ा करके या इंसुलिन बाहर से लेकर के अगर हम शुगर कम भी करते हैं तो उससे होने वाले नुकसान में कोई फायदा नहीं मिलता। अगर हम चाहते हैं कि इस बीमारी के दिन ब दिन ये बीमारी हमारी बढ़ती नहीं जाए और हमें इसकी वजह से जो ये नुकसान हो रहे हैं, वजन घटना या बढ़ना, ये ना हो, तो उसके लिए दवाई लेने से ज्यादा जरूरी है अपनी जीवन शैली में और आहार में बदलाव करना। ये बहुत जरूरी है। जी सर, एक हमारे यूसीएन के दर्शक है जो काटोल से पूछना चाहते हैं, कुछ दिनों पहले अचानक मुझे पढ़ने में तकलीफ़ होने लगी। मैंने आँखों की जांच करवा ली। डॉक्टर ने मुझे शुगर टेस्ट करवाने के लिए कहा। इस टेस्ट में मेरे शुगर का लेवल भी बढ़ी हुई नज़र आई। क्या मुझे वास्तव में मधुमेह हो चुका है या फिर वातावरण में विभिन्न, इस माहौल में विभिन्न त्योहारों के कारण जो अधिक मीठे पकवान खाए जा रहे, ये भी एक कारण हो सकता है क्या? और अगर मेरी शक्कर बढ़ी है तो यह जानने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बराबर। यहाँ पर भी मैं पहले बताऊंगा कि जैसे आंखों में कमजोरी, इसी के अलावा बार बार पेशाब लगना, बहुत प्यास लगना, थकान जल्दी लगना, घबराहट, ये सारी तकलीफें, ये सारे सिम्टम्स मधुमेह के लक्षण हो सकते हैं। आपको डॉक्टर ने आपकी जब उन्होंने जांच की तो उन्हें ऐसे कोई बदलाव दिखे कि आपकी आंखों को शक्कर से हुए नुकसान के उनको कुछ निशान दिखे, इसीलिए शायद उन्होंने आपको एडवाइस किया कि आप अपनी रक्त शर्करा की जांच करिए, जो कि आपको बढ़ी हुई मिली। पर आपकी ये भी शंका बराबर है, क्योंकि देखिए, हम डायबिटीज का अंदाजा लगाने के लिए ज्यादातर खाने के पहले और खाने के बाद की शर्करा का चेकअप करते हैं। बट ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये जो लेवल्स हैं, ये घंटों घंटों में बदल सकते हैं। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हम कितने बजे सोए हैं या नहीं सोए हैं, हम किस प्रकार का व्यायाम कर रहे हैं, ये सारी चीजों पर ये घटते बढ़ते रहते हैं जी। और इसीलिए केवल एक बार जांच की हुई बढ़ी हुई रक्त शर्करा के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि कोई डायबिटीज का मरीज है या किसी का डायबिटीज ठीक हो रहा है या कंट्रोल में, दोनों चीज नहीं कह सकते। इसीलिए सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसकी एक सही जांच करवाइए, और डायबिटीज की लेवल या डायबिटीज मुझे है या नहीं, ये जानने की सबसे अच्छी जांच है HbA1c। HbA1c नामक ये जो जांच है, इसमें आपके गए 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर, औसतन रक्त शर्करा का जो लेवल है, वो हमें पता चलता है जी। अब इसमें बहुत सिंपल सा मापदंड है कि ये HbA1c की नॉर्मल लेवल है 5.7। अगर 5.7 से आपकी HbA1c कम है तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। 5.7 से अगर कम है तो आपको डायबिटीज नहीं है, शायद आपको थोड़ी आहार विहार में बदलने की जरूरत है और दूसरी कोई कारण होगा आपकी आंखों की कमजोरी का। पर अगर 5.7 से कम है तो, अगर 5.7 से ज्यादा है परंतु 6.5 से कम है तो आपको प्री डायबिटीज है, यानी डायबिटीज रोग की अब शुरू होने के पहले जी हो चुकी है। और अगर 6.5 से आपकी शुगर HbA1c का लेवल 6.5 से अगर ज्यादा है तो आपको निश्चित रूप से डायबिटीज ये तकलीफ है। और अब आपको आगे चल करके, जिस तरह से मैं बार बार कहता आ रहा हूं, इस रोग के लिए अपने चलने का तरीका, जीवन जीने का तरीका बदलना जरूरी है।
बहुत जरूरी है। मतलब ये लाइफस्टाइल जरूर मॉडिफिकेशन करवाइए। बहुत जरूरी है। जी जी 110% लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही इसका सबसे बेस्ट आंसर है। सर, उमरेड से हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ और गत 1 वर्ष से मेरा वज़न बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। अब मुझे महसूस हुआ है कि चलते समय मेरे सांस फूल रहे हैं। तब मुझे ये चिंता उत्पन्न हुई है। मैं जब मेरी फैमिली डॉक्टर से मिली तब उन्होंने मुझसे कुछ जांचें करवाने की सलाह दी। इस पर यह पता चला कि मुझे थायराइड की समस्या है। अब मुझे चिंता होने लगी है कि थायराइड और वज़न बढ़ना, इनके बीच में क्या संबंध है और इससे कहीं मुझे अन्य कोई बीमारी तो नहीं होगी। उमरेड की हमारी एक दर्शक जानना चाहती है। बराबर। थायराइड की बीमारियां ये आज एक बढ़ती हुई समस्या है और फीमेल्स में स्पेशली ये बहुत ही अधिक मात्रा में देखी जा रही है। थोड़ी सी उसके ऊपर मैं जानकारी देना चाहूंगा कि थायराइड जो हम कहते हैं वो एक्चुअली एक ग्रंथि है हमारे शरीर में, जो यहाँ गले में यहाँ हमारे होती है और जो कुछ स्राव निर्माण करती है, कुछ हार्मोन्स निर्माण करती है। ये हार्मोन्स हमारे शरीर में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते होते हैं, पर इनका सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो मेटाबॉलिज्म, यानी शरीर में आहार से ऊर्जा की निर्मित, इसका नियमन करना है। अब थायराइड के इस स्राव का अगर बराबर नहीं हो रहा है तो इससे होने वाले जो रोग हैं उनको हम थायराइड डिजीज कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। अगर ये स्राव जरूरी से अधिक मात्रा में हो रहा है तो हम इसे हाइपर थायराइड कहते हैं। हाइपर बढ़ा हुआ। हाइपर थायराइड में वजन कम होना, कमजोरी, कपकपी, गर्मी और हृदय रोग जैसे हमें कंप्लेंट्स देखने मिलती हैं। जी। वैसे ही अगर थायराइड की निर्मित जरूरत से कम होने लगेगी तो वहां पर थायराइड के कारण होने वाला मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आहार का ऊर्जा में रूपांतर नहीं हो पाता और ये आहार हमारे शरीर में अपचित रूप से या चर्बी के रूप में जमा होने लगता है। और इसीलिए इस कंडीशन में जहां पर थायराइड का निर्माण कम हो रहा है, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जो शायद आपको है, उस हाइपोथायराइडिज्म में आपका वजन बढ़ने लगता है। इसी के साथ साथ बालों का गिरना, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, महिलाओं में मासिक की तकलीफें, ऐसी तकलीफें भी इसमें देखने मिलती है। हड्डियों का, जोड़ों का कमजोर हो जाना, ये सारी सिम्टम्स हमें हाइपोथायराइड में देखने मिलती है। जी। अच्छा, एक बात इसमें और हमें समझनी जरूरी है कि जिस तरह से मैंने डायबिटीज समझाते हुए वो पहले वाले प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि इंसुलिन, ये जो स्राव है, इसके काम करने के रास्ते बंद हो गए हैं, उसी तरीके से बहुत बार थायराइड की जो मरीज होते हैं उनके थायराइड में जो कुछ ऐसे ही चैनल्स होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और इसका भी कारण, ये ब्लॉक का भी कारण कहीं ना कहीं स्ट्रेस, सबसे पहला तो स्ट्रेस है, बहुत बड़ा कारण है, जो शायद टीचर्स को बहुत होता है, बच्चों को झेलना आसान नहीं है। पर स्ट्रेस के साथ साथ हमारी गलत जीवन शैली और आहार, ये उसके पीछे कारण है। और यहाँ पे भी पहला उत्तर तो यही है कि आप अपने जीवन शैली में, आहार विहार में बदलाव लाइए, आप अपने वजन कम करने की कोशिश करिए। योगा और प्राणायाम से इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा और आगे चल करके जरूर आयुर्वेदिक कुछ चिकित्सा पद्धतियां, कुछ पंचकर्म की शायद आपको जरूरत पड़ेगी, पर इस रोग से भी आप पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और ये वर्चुअल इंटरव्यू है, तो एक आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे मैं। डॉक्टर साहब, मेरा और ये क्वेश्चन है भंडारा से, एक दर्शक ने भेजा है। डॉक्टर साहब, मेरा और मेरी पत्नी का वज़न अधिक है, मेरे माता पिता भी स्थूल ही थे, यानी हमारे परिवार में मोटापा आनुवांशिक है। मैंने सुना है कि मोटापे के कारण अन्य कई बीमारियां हो सकती है, तो क्या मेरे बेटे को भी आगे चलकर यही समस्या होगी और इसे टालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ज़रा इसका आंसर जल्दी दीजिए क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। यस सर। मोटापा तो आज के वक्त में
हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी कई अनेक रोगों का कारण है। तो अगर आपको, आपके फैमिली मेंबर्स को किसी को मोटापे की तकलीफ है तो मैं जरूर कहूंगा प्लीज आप अपने जीवन शैली और आहार नियमावली में बदलाव लाइए, क्योंकि बराबर इससे देखिए, आपका जो हृदय है ये आपके शरीर के एक नॉर्मल बीएमआई के हिसाब से बनाया हुआ है और वो आपके शरीर के उस नॉर्मल बीएमआई पर ही कार्य करने के लिए कार्य कर सकता है। पर अगर आपका वजन बढ़ जाता है तो इस हृदय पर अत्यधिक लोड आता है जो वो पूरी तरह से झेल नहीं पाता और हृदय रोग हो सकता है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती है मोटापे की वजह से। रही बात जो आपने अनुवांशिकता का मुद्दा रखा, एक बात हमें समझना जरूरी है, अनुवांशिकता जो है ये हमें मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां के चांसेस बढ़ा देती है, पर वो कारण नहीं है। मेरे अनुवांशिकता मतलब मेरे माँ बाप को डायबिटीज था या मोटापा था तो मुझे होगा ऐसा जरूरी नहीं है, जब तक कि मैं गलत आहार विहार और जीवन शैली का सेवन नहीं करता। अगर मेरी लाइफस्टाइल और डाइट अगर फिट है तो मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक्टिव लाइफस्टाइल ले रहा हूँ तो मोटापे से कोई डरने की जरूरत नहीं है, तो उससे फ्री रह करके जीवन बिता सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सवाल ये भी है सर कि जैसे कोरोना के इस ज़माने में कोरोना के भय के कारण लोग शायद अस्पताल में या क्लिनिक में बाहर निकलना पसंद नहीं करते, बल्कि कहीं खासकर हॉस्पिटल और क्लिनिक का नाम लिया तो और भी लोग झिझकते हैं। तो क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम सलाह मशवरा कर सके किसी ऐप के थ्रू या फिर कोई और तरीके से, जिससे कि पेशेंट को अपने घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं? यस, आज कोरोना के वक्त में सबसे बड़ा प्रश्न, सही बात है ये कहा है, और स्पेशली जैसे कि माधवबाग में हम हृदय रोगी, मधुमेही लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा उनको हम सलाह दे रहे हैं, हम उनको ट्रीट कर रहे हैं और ये लोगों को अभी सबसे ज्यादा खतरा है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से हमारे जो कॉमन पेशेंट्स है, जो हमसे मिलने आते थे, वही डर रहे हैं घर से बाहर निकलने के लिए। और इसलिए माधवबाग में MIB पल्स ऐप नामक एक ऐप निकाला है जो प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। इस ऐप के जरिए आप डायरेक्टली अपने डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। आप अपनी सारी रिपोर्टें आप घर पर शक्कर और ब्लड प्रेशर चेक करके उनको डेली भेज सकते हैं और उस पर उनका फीडबैक ले सकते हैं। साथ साथ वो डॉक्टर वहां पे आपको आपका डाइट चार्ट वहां पे शेयर कर सकते हैं। उस ऐप के माध्यम से ही वीडियो कंसल्टेशन, जिस तरह से हम सामने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, इस कोरोना काल में स्टूडियो में नहीं है तो हम सामने बैठ करके बात कर ले रहे हैं, उसी तरह से डॉक्टर और पेशेंट भी सामने सामने वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। जी, मतलब आपके ऐप और टेक्नोलॉजी का कमाल है। जी, बस टेक्नोलॉजी ही हमारा सहारा है इस काल में। और इसी को देखिए, अभी आज इस वक्त में कई हजारों लोग रोज माधवबाग के इस ऐप के जरिए जुड़ करके स्वास्थ्य जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सवेरे से शाम तक कई ऐसे सेशन करते हैं जिसमें हम रोगियों को ऑनलाइन एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम और डाइट के बारे में गाइड करते रहते हैं और उसका फायदा उठा करके इस दरमियान में कितने लोगों ने अपना वजन घटाया है, हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे रोगों से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए हैं कोरोना के काल में ही। तो ऐसे आप जरूर कर सकते हो। सिंपल से एक आंसर है उसका, एक अपलोड करना। और जी 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 सर, एक बिफोर वी वाइंड अप एक पूछना था कि जैसे कि माधवबाग हॉस्पिटल या माधवबाग क्लिनिक में पेशेंट बेझिझक आ सकता है, उसके लिए आपने कौन कौन सी सावधानियां बरती है और क्या ये प्रोटोकॉल्स के अनुसार है? कोरोना की जब ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई, कुछ ही दिनों में ये बहुत क्लियर हो गया था कि ये थोड़े दिन की बात नहीं है और हमने उसी वक्त एक्सपर्ट पैनल लेकर के एक लंबा डिस्कशन करके एक डिटेल्ड प्रोटोकॉल बनाया। इस प्रोटोकॉल में हमने न केवल रोगी का बल्कि हमारे हर एक स्टाफ का, उसके घर से निकलने से लेकर के क्लिनिक आने और वापस जाने तक के हर एक मुद्दे का ध्यान रख करके हमने प्रोटोकॉल बनाया है और हमारे हर एक स्टाफ को ट्रेन किया है, जिसकी मदद से वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स और अन्य सुरक्षा किट का वापर करते हुए अपने आप को इस रोग से बचाते हैं। पहली बात। दूसरी चीज, रोगी को भी इस संक्रमण से बचाते हैं। जब हमारे पास कोई भी रोगी क्लिनिक में आता है तो उसकी पहले हम हिस्ट्री ले लेते हैं, उसके डिटेल्ड क्वेश्चनिंग करते हैं। उसके बाद वो आने के बाद में भी उसके ऊपर हम रेगुलरली
अलग अलग प्रकार से हम अलग अलग जो जंतुनाशक द्रव्य है उनका एज पर WHO प्रोटोकॉल उसका उनके ऊपर हम छिड़काव करते हैं। हम यहाँ पर जिस भी स्तर का बार बार अलग अलग लोगों से कांटेक्ट आता है, हमारे हर एक इंस्ट्रूमेंट का बार बार हम डिसइंफेक्टेशन या सैनिटाइजेशन करते रहते हैं। इसकी ट्रेनिंग हमने रोगियों को, हमारे पूरे स्टाफ को दे रखी है और इसका बहुत स्ट्रिक्टली हम फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे रोगियों को हमारे क्लिनिक में कोरोना की प्रॉब्लम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस सवाल के लिए, और कई सारे दर्शकों के मन में जो शंकाएं थी आज आपने दूर कर दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, इन सवालों का जवाब देने और इतने लोगों को आपके माध्यम से जुड़ने के लिए थैंक यू। हम सब भी इन बीमारियों पर मात कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है ज्ञान। यह ज्ञान आपको रोग मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाने की शक्ति प्रदान करेगा। आज तक लाखों रोगी इन्हीं उपचारों को करवाने के पश्चात इन बीमारियों के डर से मुक्त जीवन जी रहे हैं। हर वर्ष 5 लाख से अधिक पंचकर्म किए जाते हैं। हजारों रोगियों का हृदय रोग तथा मधुमेह इन बीमारियों के डर पर विजय प्राप्त करने के लिए गौरव किया गया। 120 से भी अधिक अनुसंधान निबंध प्रसिद्ध हो चुके हैं। डॉक्टर रोहित साने और माधोबा ने यह प्रण किया है गुजरात और संपूर्ण भारत को हृदय रोग और मधुमेह के डर से मुक्त करने का। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को आवश्यक ज्ञान प्रदान करने का आज तक हजारों कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं द्वारा लाखों नागरिकों ने प्राप्त किया है और रोगों पर मात करने का ज्ञान से ये सफल भी हुए हैं। आप भी इस मिशन में सहभाग हो। अपना और अपने परिजनों का हृदय मजबूत करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। माधोबाग ऑनलाइन हृदय रोग ब्लॉकेज निवारण कार्यशाला में हिस्सा लें।